देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग में प्रमुख रूप से 3 समस्याएं होती हैं। एक तो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। आंसर राइटिंग सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है। दूसरी, जिज्ञासा से आगे जाते हैं, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें समस्याएं आने लगती हैं। एक तो हमें स्लो स्पीड की समस्या आने लगती है, हैंड राइटिंग की समस्या आने लगती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लिखते लिखते भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं हो पाता है। जो भी समस्याएं हैं उनका एक पर्टिकुलर समाधान होता है। जब मैं इस क्लास को एंड करूंगा, यानी ये सेशन जब मेरा खत्म होगा, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लिखने से पहले क्या ध्यान रखें, लिखने के दौरान और लिखने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएं जिससे कि हम गलती ना करें। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिज्ञासा को देखते हैं कि क्या लिखना है। पहला प्रश्न यही है कि सर, जब आंसर राइटिंग हमारे सामने आती है तो एक्चुअली हमको लिखना क्या है। तो उसको थोड़ा सा अपने ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसे तुम्हारे दिमाग में आए कि क्या लिखना है, तो सबसे पहले दिमाग में रखो कंटेंट, और दूसरा दिमाग में रखो प्रश्न। जब आप एग्जाम में बैठोगे और हमें मालूम है कि मेंस में एक 2 मार्कर्स आएगा, एक 7 मार्कर्स आएगा और एक 10 मार्कर्स आएगा, 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो जैसे ही हमको सामने प्रश्न मिलता है तो पहला तो प्रश्न आता है दिमाग में कि एक्चुअली लिखना क्या है। तो उसके 2 डिवीजन कर लो। जो प्रश्न तुम्हारे सामने आया है उस प्रश्न को पढ़ो, और प्रश्न को पढ़ने के बाद उस प्रश्न के अंत में प्रश्न पुछल्ले होते हैं। सर, प्रश्न पुछल्ले जैसे आपने सुना हो, कोई भी प्रश्न आप देखोगे, खासकर जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय होता है, यानी 7 नंबर और 10 नंबर में आएगा, उसके अंत में ये शब्द जरूर दिखेंगे: टिप्पणी, समीक्षा, आलोचना, मूल्यांकन और विश्लेषण। एमपीपीएससी में प्रमुख रूप से इन्हीं शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। अगर मैं उदाहरण के रूप में दिखाना चाहूं तो यहाँ पे इसमें एक शब्द और जोड़ देता हूं टिप्पणी के साथ। जो सबका कॉमन शब्द मिलता है वो है वर्णन करना। किसी प्रश्न में आप लास्ट में देखोगे तो ये शब्द आपको जरूर वहां पर दिखेंगे, मेंस में देखते होगे ना। तो जो लास्ट में शब्द लिखा हुआ है इसका बहुत महत्व होता है। अगर आपको इस शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है कि टिप्पणी में मतलब क्या है टिप्पणी का, तो आप स्वतः ही समझ जाओगे कि इस प्रश्न में हमें क्या लिखना है। यानी प्रश्न की डिमांड उसके पीछे जो प्रश्न पुछल्ला होता है उसके अनुसार करनी है। उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं यहाँ पे कुछ। यहाँ पे लिखा है, भारत में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक एक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब इस प्रश्न में भाड़ में जाने दो सब चीजें। हमारे लिए कितने हमें मिले हैं यहाँ पे प्रश्न पुछल्ले, एक और लिख देता हूं व्याख्या, ये भी प्रश्न पुछल्ला है। इन सब का अपना अर्थ होता है। व्याख्या में क्या ऐसा लिखा जाए, वो व्याख्या जब मैं समझाऊंगा तो अपने आप समझ में आने लगेगा। अब जैसे ही तुमने ये प्रश्न अपने आंखों के सामने देखा एग्जाम हॉल में, तो सबसे पहले ये देखो इसका प्रश्न पुछल्ला क्या है। तो इस लाइन में अगर देखोगे, यहां से लेकर ये प्रश्न जा रहा है और यहाँ पे आके इसमें ये वाला प्रश्न यहाँ खत्म हो गया है। यानी इसमें 2 प्रश्न अलग अलग दिए गए हैं। पहली लाइन में हमें व्याख्या करनी है और दूसरी लाइन में हमें वर्णन करना है। अब हम में से 99% बच्चे ये नहीं जानते कि व्याख्या का क्या मतलब होता है। तो चूंकि इस क्लास में ये सब वर्णन या समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा,
तो प्रश्न पुछल्लों की क्लास में अलग से लूंगा, लगभग ये 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें मैं पूरी कहानी समझाऊंगा कि इन प्रश्न पुछल्लों का क्या अर्थ होगा। फिलहाल आज की क्लास में आप ये समझने का प्रयास करो, जब भी तुमसे मैं बोलूं कि आंसर लिखो, तुम्हारा मन कहे कि क्या लिखना है, तो उसमें पहली प्राथमिकता ये देना कि जो हमारे सामने प्रश्न आया है उस प्रश्न का प्रश्न पुछल्ला क्या है, उसके आधार पर मैं तय करूंगा कि इस प्रश्न की दिशा क्या होगी। कहने का अर्थ ये है बेटा कि व्याख्या लिखने की जो कला है वो बिल्कुल अलग होती है और वर्णन जो किया जाता है वो अलग तरीके से किया जाता है। अब सोच कर देखो कि तुम्हें इसका कंटेंट आ रहा है सब बच्चों को, उसमें से कई बच्चे जिन्हें मालूम है कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, और तुमने लिख दिया कि कराघात और करापात एक होते हैं, उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। यानी तुम्हारे पास कंटेंट तो है, पर कंटेंट जो तुम परोस रहे हो उस कंटेंट के परोसने के समय तुमने प्रश्न पुछल्ले शब्द को ध्यान ही नहीं दिया और तुमने आंख बंद करके उसके कंटेंट को परोसना शुरू कर दिया, तो तुम गलत तार जोड़ दोगे, ब्लास्ट होना स्वाभाविक है। तो आंसर राइटिंग की पहली स्टेज जो तुमको ये दिमाग में रखनी है कि जैसे ही प्रश्न मिले सबसे पहले प्रश्न पुछल्ले पे अंडरलाइन करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रश्न पुछल्लों का क्या मतलब होता है वो मैं समझाऊंगा तुमको, उसके लिए अलग से क्लास होगी, छोड़ दो। अभी ये समझ में आया कि हमें प्रश्न पुछल्ले का महत्व है, जैसा प्रश्न पुछल्ला होगा वैसे ही इस प्रश्न को डील किया जाएगा। व्याख्या अलग तरीके से डील होती है, विश्लेषण अलग तरीके से डील होता है, टिप्पणी अलग तरीके से डील होती है, यही हमको सीखना है इसमें। अगर मैं अपनी बात समझा पाया हूं तो बोलो कि सर क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले प्रश्न देखते ही प्रश्न पुछल्लों पे अंडरलाइन करूंगा। चलो और इसमें ट्राई करके देखते हैं, चीजों को समझते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे चीजें और कहां जाएंगी। सपोज करो ये वाला प्रश्न हमको मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान और उसकी मुख्य विशेषताओं का क्या करना है, हमको उल्लेख करना है। ये क्या है, प्रश्न पुछल्ले हैं। तुमने प्रश्न देखा, मैं क्या लिखना है, दिमाग में मैंने ये सेट किया, भाड़ में जाए पूरा प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न पुछल्ले पे अंडरलाइन करना, उल्लेख कैसे लिखना है मैं सिखाऊंगा, व्याख्या कैसे करनी है यही तो सिखाने के लिए पैसे लिए मैंने तुमसे, पर उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना। अभी हम स्टेप 1 पर हैं, आगे देखो और प्रश्न है। ये कब के प्रश्न उठाए मैंने, 2023 अभी जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये इकोनॉमिक्स का है, यानी ये आया हुआ प्रश्न है, वो अभी जस्ट ये वाले मेंस में आया हुआ था। एक और प्रश्न देखो, प्रश्न कितना बड़ा है, दिख रहा है यहाँ पर कितना बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देखो, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन पहल भंडार क्षमता किसानों के लिए लाभ का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारी कृषि को कैसे योगदान देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई प्रश्न पुछल्ला शब्द है ही नहीं। अब सर मर गए, ना तो व्याख्या दिख रहा है, ना उल्लेख दिख रहा है, ना वर्णन दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में इस प्रश्न का आधार क्या बनाएंगे। तो मैं सच बताऊं तुमको, जब भी जहां प्रश्न खत्म हो रहा है वहां पे लास्ट में है, था, गा ये आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आया है, लास्ट में है, यहाँ पे क्या आया है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आया है, कुछ नहीं। तो जो ये शब्द लास्ट में आ रहा होता है उसके जस्ट पहले जो शब्द होता है मैं उसी को प्रश्न पुछल्ले के रूप में परिभाषित करता हूं। प्रश्न पुछल्ले की एक लंबी लिस्ट होती है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है, जो हम अक्सर करते हुए आते हैं। इनका बड़ा महत्व है, इसको कोई हल्के में मत लेना। टीचर तुमको ये इसलिए नहीं बताता है क्योंकि कई लोगों को ये बनता ही नहीं है। अगर किसी से पूछो टिप्पणी में क्या लिखें तो लिख दो कुछ भी। अरे क्या लिखना है वो बड़ी बात है, वही तो वो पूछ रहा है एग्जाम हॉल में। नहीं तो वो पागल थोड़ा ना है कि वो एक जगह वर्णन के लिए बोल रहा है, एक जगह व्याख्या के लिए बोल रहा है और एक जगह उल्लेख के लिए बोल रहा है। मानता हूं आयोग गांजा पीता है, इतना भी गजेड़ी नहीं होगा कि वो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हो। ये तो हमें भी समझ में आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। यानी इस शब्द के लिए उत्तर का फॉर्मेट अलग होगा, इस शब्द के लिए उत्तर का फॉर्मेट अलग होगा और इस शब्द के लिए उत्तर का फॉर्मेट अलग होगा। जितने प्रश्न पुछल्ले हैं सबके लिए उत्तर का फॉर्मेट अलग हो सकता है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि किस प्रश्न पुछल्ले के लिए किस प्रकार के उत्तर को लिखा जाए।
और एमपीपीएससी में सबसे प्रमुख है टिप्पणी, वर्णन, व्याख्या, उल्लेख और समीक्षा। बाकी भी आते हैं, आलोचना, मूल्यांकन, विश्लेषण के भी प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले प्रश्न पुछल्लों पर जाकर काम करना शुरू करना है। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले प्रश्न पुछल्लों पे जाके काम करना शुरू करना है। एक और बात बोलूंगा, मेरी बातें शुरू में बहुत भारी लगेंगी, साइकिल एक दिन में नहीं सीखोगे। तो कभी अगर पेडल मारोगे तो क्लिच दबाना भूल जाओगे, ब्रेक दबाना भूल जाओगे, कभी ब्रेक देखोगे तो पीछे देखना भूल जाओगे। संतुलन बनाने के लिए काफी समय जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मेरी जितनी भी बातें तुम्हारे दिमाग से बाउंस हो, तुम नोट पे लिख लेना कि हमारे मास्टर ने कुछ बोली है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कोई बकवास नहीं करेगा हमारा टीचर। अब अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न में देखते ही, सबसे पहले देखते ही तुम ये देखो इसमें प्रश्न पुछल्ला क्या है। मुझे तो कैसे भी प्रश्न पुछल्ला नहीं दिख रहा है। जब प्रश्न पुछल्ला नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि मैं समर्थन को प्रश्न पुछल्ले के रूप में जानूंगा। यानी इस प्रश्न का पूरा जो डिमांड है वो मैं इसको फुलफिल करने में लगाऊंगा कि समर्थन में क्या लिख दूं मैं, किसका समर्थन, भाड़ में जाए जो भी समर्थन हो, बस समर्थन पे मुद्दा रखना है हमको। यानी दिमाग में फॉर्मेट आ गया कि मुझे जो कंटेंट उठाना है वो किसके लिए उठाना है, समर्थन के लिए उठाना है। ऐसे ही ये वाला प्रश्न देखा, प्रश्न पुछल्ला कहां है, स्वाभाविक है कि ये वाला प्रश्न पुछल्ला होगा। अब इस प्रश्न में मैं कुछ भी लिखूंगा तो मैं योगदान, मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे फॉर्मेट बनाना है योगदान के लिए। कंटेंट कहां से आएगा वो मैं देख लूंगा, लेकिन फॉर्मेट में क्या लिखूंगा, योगदान। अब इस प्रश्न में आओ, मुझे इस प्रश्न में क्या करना है, उल्लेख, किसका उल्लेख करना है, तो तुम बोलोगे सेवा क्षेत्र का। अब उल्लेख करने के लिए जो भी कंटेंट दिमाग में आएगा मैं लिखना शुरू कर दूंगा। इस प्रश्न में आ जाओ, मुझे क्या करना है, वर्णन। अरे किसका वर्णन करना है, प्रत्यक्ष कर का वर्णन करना है, अप्रत्यक्ष कर का वर्णन करना है, प्रत्येक का वर्णन करना है। प्रत्येक का मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों जो ऊपर दिए गए। प्रश्न देखते ही जब तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए कि अच्छा इसमें ये लिखना है, अब जैसे मैंने प्रश्न आया तो तुमने प्रश्न देखा, एमपीपीएससी में आए, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तुमने प्रश्न को नजरी बुरबुरी निगाहों से देखना शुरू किया। इस प्रश्न में क्या करना है, एक तो मुझे व्याख्या करनी है और एक मुझे वर्णन करना है। तुमने पूछा ना कि सर क्या लिखना है, तो तुमने कहा व्याख्या और वर्णन करना है। अब व्याख्या क्या होती है ये मैं अंतरात्मा में घुसेड़ दूंगा। तो जब तुम्हें मालूम है कि व्याख्या क्या होती है तो व्याख्या करनी किसकी है, एक प्रत्यक्ष की करनी है, एक अप्रत्यक्ष की करनी है। व्याख्या करने का तरीका सिखा दूंगा। कंटेंट अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इकोनॉमिक्स का टीचर पढ़ाएगा, तो कंटेंट भी है, लिखने का तरीका है। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन हो जाएगा ना खत्म कि क्या लिखना है। अगर मैं तुमसे पूछूं सब चीजें भूल जाओ, इस प्रश्न में बताओ क्या लिखना है। सर कुछ नहीं लिखना है, मुझे व्याख्या करनी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की और वर्णन करना है दोनों का। आ गया ना लाइन पे गाड़ी। बोलो यहां तक सर समझ में आ रहा है, प्रश्न पुछल्ले पकड़ना सीख रहे हैं हम। हाँ, अब अगले कुछ भी उठा के देख लो। इसमें क्या करना है, उल्लेख, ठीक है कर लेंगे। इसमें क्या दिखाना है, योगदान, ठीक है। इसमें क्या करना है, समर्थन। तो हमारे पूरे उत्तर का जो फोकस होगा वो समर्थन पे होगा। शादी ब्याह में जब मंडप के नीचे दूल्हा बैठता है तो जूता चोरी होता है, फॉर्मेट क्लियर है कि जूता चोरी होगा, साली पैसे मांगेगी। अब ये तुम्हारा तरीका है कि तुम डील कैसे करते हो। इस प्रश्न का फॉर्मेट क्लियर है कि समर्थन में जाना है। अब तुम समर्थन में कितना जा सकते हो ये तुम्हारा फॉर्मेट बताएगा, तुम्हारा कंटेंट बताएगा। इसीलिए अगर हमसे कोई ये पूछता है कि सर इसमें क्या लिखना है, तो पहले तो मैं प्रश्न को देखूंगा और प्रश्न को देखते ही मैं प्रश्न पुछल्लों पे जाके उसके फॉर्मेट को दिमाग में सेट कर लूंगा। ओके इसमें समर्थन करना है, इसमें योगदान करना है, रेडी। अच्छा अब लिखना जो है उसमें कंटेंट में आ जाओ। तो सबसे पहले जो तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, तुम ये देखो कि जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, योगदान का प्रश्न पूछा है, समर्थन का प्रश्न पूछा है, क्या वो कंटेंट हमारे सेल्फ नोट्स में था, तो उस कंटेंट को वहां यूज करना है।
उसके लिए तुम्हें खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा, हो सकता है क्लास के बाद जब टीचर पढ़ा के छोड़ देता है, नोट्स बनवा देता है, उसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उन रिपोर्ट के आंकड़े तुमको रखना है। जैसे उसने कहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, अगर मुझे उसके बारे में कुछ लिखना होगा तो स्वाभाविक है कि मैं बजट पढ़ूंगा। हो सकता है मेरी क्लास के बाद आर्थिक समीक्षा आए, तो कंटेंट को तुमने एक तो उठाया है खुद के नोट्स से, और दूसरा उठाया है रिपोर्ट से, और तीसरा न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर आएगा। इसीलिए बोलते हैं छात्र का मतलब अनुशासन, रिदम होना चाहिए। नोट्स बनाना पर्याप्त नहीं है, उस नोट्स में अगर कोई अपडेट होता है, जैसे आज अखबार पढ़ा है, मैंने सब लोगों को आरबीआई की रेट बताई थी, रेपो रेट, फलानी रेट, ढिकानी रेट प्री में, आज अखबार में वो बदल गई हैं कि नहीं बदली हैं, फिर से रिपोर्ट आई है। तो अगर जो मैं 2 महीने पहले पढ़ा के गया हूं, 2 महीने के बाद वो रिपोर्ट चेंज हो गई, अब मेरी क्लास तो फ्री में लग नहीं रही है, तो ये तुम्हारी जवाबदारी है कि न्यूज़पेपर पढ़कर जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं उसमें करंट अफेयर्स का सहारा लेकर अपने नोट्स को अपडेट करना है। तो क्या लिखने में दो ही चीजों पे ध्यान देना है, एक तो कंटेंट पर ध्यान देना है, और कंटेंट क्या, खुद के लिखे हुए नोट्स, पीडीएफ या किसी कोचिंग के नोट्स से तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा। उद्धार होता है जो टीचर पढ़ा रहा है उससे कितने नोट्स बनाए। कई गधे मैसेज करते हैं इसमें हमारा समय बर्बाद हो रहा है, तो क्या मील चला रहे हो तुम? अगर पढ़ाई करोगे, मेंस लिखने जाना है तो नोट्स ही तो बनाने पड़ेंगे तुमको, मेंस में तुम्हें लिखना ही तो पड़ेगा। खुद के नोट्स बनाओगे तो जीवन भर याद रहेंगी चीजें वो। अब तुमसे कोई पूछेगा क्या लिखना है, मन में कोई शंका है, बताओ क्या लिखना हमें? कंटेंट क्या लिखना है? खुद का लिखा हुआ नोट्स, जरूरत पड़े तो कोई रिपोर्ट, जरूरत पड़े तो न्यूज़पेपर का अपडेट। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। हवा हवाई बातें क्यों कर रहे हो? बोलो, पहला पॉइंट मैं क्लियर कर पाया हूं, क्या लिखना है मैं बेसिक बात बता पाया हूं। इसकी अलग से क्लास होगी, प्रश्न चल होगी, ये छोड़ दो। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा मेन प्रश्न तो यही है ना कि सर क्या लिखना है, समझ में आ गया, कितना लिखना है, ये बड़ा प्रश्न है। कितना लिखना है, उसके लिए थोड़ी चीजें समझना। मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, और मेंस में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक 10 नंबर का, एक 7 नंबर का, 2 नंबर का, यानी 3 कैटेगरी के प्रश्न अलग अलग दिखेंगे। एक मैक्सिमम 10 मार्कर्स का होगा, एक 7 मार्कर्स का होगा, और एक 2 नंबर का। इसे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। वो ये कहता है कि जो 10 नंबर का प्रश्न है उसके लिए अधिकतम 200 शब्द, यानी 2 पन्ने, इधर और उधर दोनों मिला के। 7 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसके लिए 60 शब्द लिखने हैं, और जो 2 नंबर का प्रश्न आएगा उसके लिए 20 शब्द लिखने हैं। आप तो ऐसे समझो, तुमको मैं दे रहा हूं 200 रुपए, मेला घूमने के लिए। पता है मेला में क्या क्या है? मेला में सॉफ्टी है, मेला गए और सॉफ्टी नहीं खाई तो क्या जीवन तुम्हारा। मेला में खिलौने हैं, मेला में सर्कस है, मेला में झूला है। लेकिन मेला हम लोग गए इसलिए थे क्योंकि मेला में सर्कस लगा हुआ है, यानी
मेला का केंद्र बिंदु क्या है? सर्कस। और सर्कस का जो टिकट है वो 150 रुपए है। रुपया हमने तुम्हें 200 दिए हैं, पूरा मेला घूमना है, सॉफ्टी भी खानी है, खिलौने भी लेने हैं, झूला भी झूलना है और सर्कस भी देखना है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पैसे और बचा देते हैं। सर्कस में तुम्हें 130 रुपए का टिकट हो गया है। चलो, यानी सर्कस तो तुम्हें देखना ही है, सर्कस ही तो मेन है, इसके अलावा कुछ चीजें है ही नहीं है। आओ तुम्हें मेला घुमाते हैं। ये है मेला। मेला का मतलब प्रश्न। इस मेला में नंबर 1 एक दुकान, नंबर 2 2 दुकान, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। और मान लो कि तुम्हारे पास रुपए कितने हैं? 200 रुपए। रुपए का मतलब समझ रहे हो ना, शब्द है। अगर इस प्रश्न को मेला मान लिया जाए और जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इनको दुकानें मान ली जाएं, तो तुम मुझे बताओ इनमें से कौन सी दुकान सॉफ्टी की है, कौन सी दुकान झूला की है, और इसमें से कौन है जो सर्कस है। सर्कस का मतलब है जो केंद्र बिंदु है उस मेला का। सर्कस का मतलब है जो मेन पॉइंट है। तो जिस प्रकार से मेले का मेन पॉइंट सर्कस है, उसी प्रकार से किसी भी प्रश्न का मेन पॉइंट उसकी उत्तर की काया होती है। तो जब तुम मेला घूमने जाते हो तो कई गधों को यह मालूम ही नहीं होता है कि सर्कस लगा कहाँ है, और वो मेले में चारों तरफ घूम घूम के आते हैं और बाहर निकल के सबको बोलते हैं मजा आ गया, हमने मेला देख लिया। बोले सर्कस देखा? बोले नहीं। तो फेल हो जाओगे। प्रश्न आया उल्टा सीधा कुछ भी लिख के, बाहर मेंस की दुकान से निकले, जैसे ही कॉलेज से बाहर मेंस देके बोले मजा आ गया, मेंस अच्छा गया। बोले इसकी उत्तर की काया क्या थी? बोले वो नहीं मालूम। तो क्या मेंस अच्छा गया? तुम तो लिख के आए हो, नंबर नहीं आएंगे। आप इस कहानी का अर्थ समझने का कोशिश करो। पहला काम तो दिमाग में ये रखना है कि लिखना क्या है, जिसकी मैंने बात कर ली। दूसरा ये कि कितना लिखना है, मतलब जो प्रश्न हमको दिया गया है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें किस शब्द पर कितने शब्द खर्च कर दें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। और लिखने से पहले तुमको यह पहचानना होगा कि इस प्रश्न में आखिरकार उत्तर की काया है क्या, यानी इस प्रश्न की प्रमुख डिमांड है क्या। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि प्रश्न की प्रमुख डिमांड क्या है, समझ जाना कि आप आंसर राइटिंग सीख गए हो। ये कम से कम तुमको 500 उत्तर लिखना पड़ेंगे। 500 उत्तर। अगर इसमें से कोई बच्चा 500 उत्तर लिखने की क्षमता रखता है और उसके बाद आके मुझसे बोलेगा कि मास्टर साहब हमें आंसर राइटिंग तुमने कराई, हम नहीं सीख पाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं अपने जिंदगी में मान लूंगा कि मैं कोई काम का टीचर नहीं हूं। लेकिन अगर कोई गधा सोचे कि हमने आज आंसर राइटिंग की है और कल सुबह जगते ही मैं आंसर राइटिंग करने पर लगूं, तो ये मान लो तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। आंसर राइटिंग करना है तो इसके लिए तुमको कुर्बानी देनी पड़ेगी समय की, इसके लिए तुमको आलस को त्यागना पड़ेगा, और कम से कम पहले 500 उत्तर लिख के दिखाइए, फिर 501वें उत्तर पे आके मुझसे चर्चा करो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तुम लोग करते क्या हो, आंसर राइटिंग क्लास ज्वाइन कर ली है, लेट गए हो, देख रहे हो, लग रहा है मास्टर आएगा, फू हो गई आंसर राइटिंग शुरू। एक अरसा बीत जाता है प्रश्न देखकर उसके उत्तर की काया पहचानने में, और 99% बच्चे सिर्फ उत्तर की काया नहीं पहचान पाते हैं, 5-5 बार मेंस दे चुके हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है इसकी उत्तर की काया क्या है, लिखना क्या है। तो जब आप अपने दिमाग में जाओ, तो अभी मैं केवल एक कच्चा काम तुमको यह बता रहा हूं कि सपोज करो मेरे सामने कोई 10 नंबर का प्रश्न आ गया, तो तुम्हारे दिमाग में यह होगा कि मास्टर साहब जब 10 नंबर का प्रश्न आए तो क्या मुझे कोई परिचय या कोई परिभाषा लिखनी पड़ेगी? मेरा जवाब है बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। यानी जब भी 10 नंबर का प्रश्न आए तो निश्चित तौर पर उस प्रश्न की परिभाषा या परिचय जरूर लिखो।
चैलेंज ये है कि उस प्रश्न में परिभाषा और परिचय लिखना किसका है। माने क्या हम भारत किसे कहते हैं इसका परिचय लिखें, या प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं इसका परिचय लिखें, या अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं इसका परिचय लिखें। अब परिचय भारत का भी लिखा जा सकता है, प्रत्यक्ष कर का भी लिखा जा सकता है, अप्रत्यक्ष कर का भी लिखा जा सकता है। अब जो बच्चा समझदार होगा उसे मालूम है कि इस प्रश्न में परिचय मुझे लिखना किसका है, तो स्वाभाविक है कि मैं भारत का परिचय तो लिखूंगा नहीं, भूगोल का प्रश्न तो है नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर पर। अब चूंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है, तो इससे अच्छा मैं कर के बारे में लिख के चला हूं कि इसे कर कहते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बोलो एक ही भाषा में दो चीजें हुई कि नहीं हुई? ये चीजें सोचने से आती हैं। मैं तो बस अभी तुमको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि तुमको कोई 10 नंबर का प्रश्न मिले तो उसमें परिचय और उसमें परिभाषा का बड़ा रोल होता है साहब। पर मुद्दा यह है कि मास्टर साहब आपने तो मुझे 200 रुपए दिए हैं, यानी कि 10 नंबर के प्रश्न को 200 शब्दों में लिखना है। तो सर परिचय में कितने शब्द खर्च करके आए? मेरा जवाब है 15 शब्द। अब जिस बच्चे के अंदर ये प्रैक्टिस जन्म लेगी, जब वो आंसर राइटिंग करेगा तो किसकी आंसर राइटिंग करोगे मुझे बताओ ना। तुम अब इस चीज का प्रयास करोगे कि कोई भी प्रश्न अगर 10 नंबर का आएगा और उसका अगर मुझे परिचय लिखना पड़े तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 15 से 17 शब्द के बीच में उसका परिचय लिख जाए। और ये कोशिश एक दिन में नहीं आएगी। जब भी प्रश्न मिले तो अपने दिमाग में उसको ढालो और उसको लिखने का प्रयास करो। 15 शब्द का मतलब है लगभग 1.5 से 2 लाइन। अगर आपका परिचय 2 लाइनों में जा रहा है इसका मतलब है बेस्ट परिचय है आपका। अगर वो 2.5 लाइन में जा रहा है तो इसका मतलब है तुम शब्द सीमा का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो चुके हो। अब गागर में सागर भरने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, वही तुम लोग नहीं करते हो। तो क्या 10 नंबर में परिचय लिखना पड़ेगा? हाँ। परिचय लिखने का अभ्यास करेंगे? हाँ। कितने शब्द में? कोशिश करेंगे 15 से 20 शब्द। 15 शब्द में समेट दिया तो मतलब तुम परफेक्ट एसडीएम हो। अब आगे आते हैं। जब कोई प्रश्न परिचय हो जाता है तो ऐसे करके खत्म होता है प्रश्न। देखो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे लिखना है, अभी एक मोटा मोटा एक साधारण सा उत्तर लिख के बता दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही फॉर्मेट यूज करो। मान लो कि मैं कोई उत्तर लिख रहा हूं तो मैं उत्तर ऐसे लिखूंगा, ये और ये फुल स्टॉप। उत्तर मैंने लिखा है, ये उत्तर मैंने लिखा है, ये फुल स्टॉप हो गया। लाइन का मतलब 2 लाइनें मैंने लिख दी हैं। अब जैसे ही 2 लाइनें लिखूंगा तो परिचय खत्म हो गया। मैं प्रोफेसर हूं, मुझे मालूम है ये पैटर्न। मैंने कहा ना फॉर्मेट होता है हर एक चीज का। फिर तुरंत तुम पैराग्राफ चेंज कर देना और कोशिश करना कि इस सवाल का महत्व लिखो। मतलब आप ये उसको बता देना कि तुमने ये सवाल आखिरकार मुझसे पूछा क्यों। यानी ये वाला सवाल जो एमपीपीएससी में आया है ये बच्चा कोई ध्यान ही नहीं देना चाह रहा, उसने यही सवाल हमसे क्यों पूछा, वो भी उदाहरण के साथ। तो मैं ये बता दूंगा कि फलाने बजट में प्रत्यक्ष कर में इतने प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीएससी में कोई सवाल बिना जायज के नहीं आता, उसके पीछे कोई कारण होता है। कोई कारण होता है, वो कारण अगर तुमको मालूम है तो उस प्रश्न का महत्व मालूम चल जाएगा कि ये प्रश्न ही क्यों पूछा हमने। तो अगले प्रश्न में मैं आऊंगा तो स्वतः ही मैं इसकी क्या चेंज कर दूंगा, पैराग्राफ, और मैं अगली लाइन ऐसे लिख दूंगा। मैं नहीं आगे कुछ नहीं लिखूंगा, महत्व फैत तो कुछ नहीं लिखूंगा। 2 पैराग्राफ हो गए मेरे। 2 पैराग्राफ लिखने के बाद अब मैं आऊंगा उत्तर की काया पर, और उत्तर की काया पर मुझे कितने खर्च करने हैं? 150। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे लगभग 15 शब्द। अब ये जो महत्व है ये हर किसी के बस का नहीं होता। ऐसा तो ना है कि तुम्हें हर प्रश्न को देख के उसका महत्व समझ में आ जाए। सदियां बीत जाती हैं लोगों को प्रश्न समझने में और उसके कंटेंट को लिखने में। मेरी तो ये सलाह है कि तुम कुछ मत करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाओ। उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाने के बाद हर एक प्रश्न को बार बार पढ़ो। इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो, उससे तुमको
प्रश्न पुछल्ले देखने की आदत हो जाएगी, उससे तुमको प्रश्न पढ़ने की आदत हो जाएगी और तुम्हारा विजन क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये डिमांड कर रहा है, इसमें ये डिमांड कर रहा है। और कम से कम 6 महीने तुम प्रतिदिन 1 घंटे देने पर निरंतरता से काम करते हो, यानी रोज 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लिखो मत, सिर्फ पढ़ो, प्रश्न पढ़ो और उस पर विचार करो। 6 महीने लगातार करोगे तब तुम्हारे अंदर वो आंसर राइटिंग की दीप्त जलेगी, तब वो अंदर से जागृत होगी। और तुम क्या चाहते हो कि एक ही दिन में सीधे छत पे पहुंच जाए। तुम लोग सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते हो, लिफ्ट पकड़ना चाहते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आंसर राइटिंग है, मैं ये कह रहा हूं कि ये रास्ता है। खोज तो तुमको ही करनी है कि तुम्हारी कला क्या है। शायद मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं तुम लोगों तक, शायद मेरी शायद क्षमता से बाहर जा रही चीजें। अगर आप अभी बच्चे भी हो, उम्र भी कम है, मेरी आंखें दर्द करने लगी, चश्मा लगा लेता हूँ। नहीं, हम लोग इसी में लगे रहते हैं ना। मैं तो मोबाइल भी बहुत देखता हूँ। आपकी तो आदत ही है, आप 5 मिनट में दो बात। हाँ, सभी का जवाब मिलेगा, सभी का समाधान होगा। थोड़ा सा तुम पेशेंस रखें, है ना। मेरी बकवास को तुम स्वीकार कर लेना कि बकवास कर रहे हैं, जरूरी है, मेरी बकवास प्रवचन है। अब आते हैं उत्तर की काया पर। यही है उत्तर की काया। अब चूंकि जिस प्रश्न को मैं डील कर रहा हूं उस पे मुझे डिस्कस करना है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की अवधारणाओं को। अवधारणा बड़ी चीज है कि ये क्या इसकी अवधारणा है लिखने के लिए। तो मैं जो यहाँ पर लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो यहाँ पे होगा ऐसे, करों की अवधारणा। और फिर मैं बताऊंगा करों की अवधारणा का क्या मतलब होता है। और फिर मैं लिखूंगा अगला, प्रत्यक्ष कर की अवधारणा। 1 2 3। फिर लिखूंगा अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा। 1 2 3। जो मुझे पूरा फोकस करना है वो मुझे करना है उत्तर की काया पर। और आप, मेरी बात को फिर से बोल रहा हूं, उत्तर की काया एक दिन में नहीं समझ में आएगी लिखना क्या है, लेकिन आएगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो अपन लोगों से ना हो पाए? होगी, समय लगेगा। तो उत्तर की काया में कितने शब्द खर्च कर दें हम लोग? 30 शब्द। कितने शब्द खर्च कर दें? 30 शब्द। फिर आता है भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, कि इस प्रश्न को देखकर तुम भविष्य का क्या अनुमान लगा सकते हो। क्योंकि अगर कोई प्रश्न वर्तमान में पूछा जा रहा है तो उसकी भविष्य में कोई प्रासंगिकता होगी। ये सबसे कठिन काम होता है किसी प्रश्न का भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण लगाना। ये उतना ही कठिन काम होता है जितना तुम मुझे अभी सुनते समय लग रहा हो कि सर ये भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का मतलब ही क्या होता है। और सर हर प्रश्न में क्या भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण होना जरूरी है? कल को सर अगर हिमालय किसे कहते हैं ये प्रश्न आ जाए तो मैं उसमें भी भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण घुसेड़ दूंगा क्या? बड़ा सवाल है। कल को अगर आ जाए प्रश्न की मुगल साम्राज्य की राजनीतिक विशेषताएं बताइए, तो सर क्या उसमें भी भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण घुसेड़ना जरूरी है?
ये तुम्हें बातें जब समझ में आएंगी जब तुम मेरी कही गई बात को सशब्द अनुसरण करोगे कि कम से कम 500 प्रश्न लिखना है, उसके बाद कोई मुझसे प्रश्न पूछना। कम से कम 6 महीने प्रतिदिन 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के अनसॉल्व्ड ले लो किताब और उसको रोज प्रश्न देखो। पहले दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे तुमको ये लगने लगेगा कि यार ये कितना आसान है मेंस लिखना। तुमको खुद फील होने लगेगा अरे यार इसमें ये लिखना है, तुमको दर्शन होने लगेंगे वो चीजों की। पर एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा। कम से कम 6 महीने का इन्वेस्टमेंट है और इतना इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में कोई करना ही नहीं चाह रहा है। उसे लगता है कि कोई मास्टर का हाथ पकड़ लो, पाए पकड़ लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, आंसर राइटिंग आ जाएगी। जीवन में नहीं आ सकती। सचिन अगर खड़ा होकर सबको बता दे ऐसे बल्ला पकड़ के ऐसे घुमाना है, तो क्या सवरे सचिन हो जाएंगे क्या? फिर वही सचिन बनेगा जो बार बार बल्ला घुमाने की प्रैक्टिस करेगा। बल्ला घुमाना कैसे है मैंने बता दिया। तुम कितनी बार बल्ला घुमा रहे हो दिन में, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। कितने लोग ऐसे हैं इसमें जो कार नहीं चला पाते? सृष्टि कह रही मैं नहीं चला पाती। सृष्टि आसान है बेटा, गाड़ी में बैठो, चाबी लगाओ, क्लिच दबाओ, गियर डालो, स्टीयरिंग पकड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, गाड़ी चलाना सीख गए। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है ना। तो फिर सृष्टि गाड़ी क्यों नहीं चला पा रही है? अभ्यास नहीं किया। और कई तो इतना भयंकर अभ्यास करते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हैं, 1 पहिए से गाड़ी चला रहे हैं, 2 पहिए से गाड़ी चला रहे हैं। जितना अभ्यास उतनी बड़ी कला है। तो एक ही गाड़ी चलाने का तरीका तो वही है यार। तो फॉर्मेट बता सकता हूं तुमको, चलाना तो आपको ही है। अब भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण ये कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। मेरे कहने से इसका निचोड़ नहीं निकाला जा सकता, या मैं कह दूं कि इसका भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण ये हो सकता है। ये खुद की आत्मा बोलेगी तभी ये आंसर लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो लिख के आओ, नंबर कम मिलेंगे। और जिसके अंदर ये जागृत हो गया उसको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि यही एक्चुअली असली फॉर्मेट है। इसको जागृत होने में 6 महीने लगेंगे। इसमें 20 शब्द खर्च होंगे और 20 शब्द निष्कर्ष में खर्च होंगे। क्या हमने 200 शब्द बांट के देखे हैं कि कहां पर क्या खर्च होना है? हम तो तुमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना लिखना है, परिचय में कितना लिखना है, महत्व में कितना लिखना है, उत्तर की काया में कितना लिखना है, भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण में कितना लिखना है। और ये एक कॉमन फॉर्मेट है जो अंडरस्टूड है प्रोफेसर्स के द्वारा कि ये सीक्वेंस में आंसर लिखा जा रहा है। अगर प्रश्न 7 नंबर का आ जाए तो परिचय लिखा जाएगा, ध्यान रखना। परिचय लिखा जाएगा कितने शब्दों में? 20 शब्दों में। महत्व नहीं लिखा जाएगा, महत्व नहीं लिखा जाएगा। उत्तर की काया लिखा जाएगा 50 शब्दों में। भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण नहीं लिखा जाएगा। निष्कर्ष लिखा जाएगा जरूरत पड़ने पर 10 शब्दों में। स्टार लगा रहा हूं जरूरत पड़ने पर, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर 10 मार्कर्स में ऑलवेज जरूरत पड़ेगी। तो कितना क्लियर हो गया? 7 मार्क में परिचय लिखेंगे, महत्व नहीं लिखेंगे, उत्तरिकाय लिखेंगे, उन्मुखी दृष्टिकोण नहीं लिखेंगे, 10 शब्द में निष्कर्ष लिखेंगे, जरूरत होगी तो। स्टार का मतलब जरूरत होगी तो। अब 2 मार्कर्स आ गए, ना ये लिखना है, ना ये लिखना है, ना ये लिखना है, ना ये लिखना, सीधे 20 शब्द में उत्तर की काया, कोई परिचय नहीं, सीधे। मान लो प्रश्न आया, नर्मदा नदी का उद्गम बताइए। क्या मैंने कहा है कि तुम परिचय दो? इसमें कुछ ऐसे होंगे, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम फलानी जगह से हो रहा है। क्या हमने तुमसे कहा था कि तुम ज्ञान दो अपना? नहीं कहा ना। क्या बोला मैंने? उत्तर की काया। क्या पूछा मैंने? उद्गम कहां से हुआ, अमरकंटक से, खत्म।
जिस दिन ये समझ में आ गया कि हमसे क्या पूछना है और हमें क्या लिखना है, राजा बाबू बन जाओगे। मैंने तुम्हें 2 प्रश्नों के जवाब दिए। पहला प्रश्न क्या लिखना है, दूसरा प्रश्न कितना लिखना है। इनसे अगर कोई डाउट है तो प्रश्न काउंटर कीजिए मुझसे। याद रखना ये कम से कम मेरी 20 क्लासें होंगी ऐसी, तब जाके आंसर राइटिंग पूरी मेरी क्लास खत्म हो पाएंगी, तब जाके आंसर राइटिंग का निचोड़ मैं आपको दे पाऊंगा। फिर इन 20 क्लासों के बाद 6 महीने तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि अब मुझे आंसर राइटिंग आने लगी है। ये क्लास करने का मतलब ये नहीं है कि आंसर राइटिंग आ गई है ना। नहीं तो सोचो कि हमने 2000 में मेंटरशिप प्रोग्राम ली, मास्टर ने हमें सिखा दिया, हम राजा बाबू हो गए। ये कोई खीर थोड़ा ना बना के दे दूं, खा लो पी के सो जाओ। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए, पहले और दूसरे पॉइंट में। नहीं नहीं, मैंने कहा ज्यादा कर दिया क्या? हाँ तो इसको 10 शब्द करना था मुझे, और इसको 40 शब्द कर लो। मैं गणित भूल गया हूं। ये तो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम जो पोर्शन होता है 80% वो हमको यहां पर देना होता है। अगर महत्व पूछा जाए तो 7 मार्कर्स में तो उत्तर क्या, सीधा महत्व पूछा जाएगा ना। उदाहरण के तौर पर ये हमसे डिमांड की गई कि सर मान लो प्रश्न ऐसे आया, नहीं और मैं तकनीक से लिख देता हूं मैं, AI। मान लो कि हमसे प्रश्न पूछा है किसी ने, सुनीता पूछ रही है कि सर अगर मान लो कि महत्व ही सीधा प्रश्न पूछ दिया है तो सुनीता जी, भानु आता हूं मैं तुम्हारे प्रश्न पर अभी। सुनीता जी मान लो कि एक प्रश्न आया साइंस से कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर प्रकाश डालिए। सुनीता जी जरा बोलो कि ऐसा ही प्रश्न सोच रही हो क्या, कि सर ऐसा ही प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, और 7 मार्कर्स में है। हाँ, अब देखो, तुम मुझे बताओ, हमने तुम्हें ये भी तो बोला है कि तुम्हें उत्तर की काया पहचाननी होगी। उत्तर की काया ही है कि हमें महत्व लिखना है, सीधे ही बोल दिया है तो डिमांड ही खत्म हो गई। जो प्रश्न हमसे सीधे डिमांड कर रहा है उसमें हमें करना क्या है। तो मैं इसकी जगह ऐसे लिखूंगा, उत्तर ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परिचय देना पड़ेगा ना मुझे। देखो ये वाला फॉर्मेट देखो जरा सुनीता जी, परिचय दूंगा 10 शब्दों में, और फिर उत्तरी काया बताओ क्या है इस प्रश्न की। अरे हमसे महत्व ही तो पूछे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ सुनीता जी फॉर्मेट देख के, क्या आपने परिचय लिखा है? हाँ सर लिखा है। क्या आपने उत्तरी काय लिखी है? हाँ सर लिखी है। क्या इस पर हमको कोई निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता है? बिल्कुल, वो कह रहा है प्रकाश डालिए। निष्कर्ष तो लिखना ही पड़ेगा, प्रकाश डालने का मतलब निष्कर्ष अंत में पहुंचो, बताओ इसका महत्व क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे फिर एक लाइन या 1.5 लाइन उसके निष्कर्ष के रूप में आप लिखोगे। तो 2 लाइनें ऊपर हो गई, 1.5 लाइन, 1.5 लाइन नीचे हो गई, बीच में कंटेंट हो गया। सुनीता जी बोलो कि हाँ सर, मुझे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं, पर हम फिलहाल ये समझें कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है चीजों को। अब भानु का अगला प्रश्न है कि सर नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। भानु एक बार थोड़ा क्लियर करो कि दिक्कत क्या क्या हो रही, पॉइंट आउट करो, है ना। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे अरेंज करने हैं,
समय बहुत कम पड़ जाता है। जितेंद्र, इसी पे तो बात करूंगा, प्रकाश डालना क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, ये अभी नहीं डिस्कस करूंगा, इसके लिए अलग से क्लास होगी। अब एक ही दिन में तुम लोग यार शक्तिमान बनना चाह रहे हो। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं नोट्स पे जब बात करूंगा, जब क्लास होगी नोट्स वाली, क्योंकि मैं कुछ आंसर राइटिंग कराने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको बेसिक चीजें पे आऊं। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम या मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरी भूमिका आपके लिए यही रहेगी कि इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें सही मार्गदर्शन मिल सके कि सर नोट्स कैसे बनाए। मेरा ये मानना है भानु, सबसे पहले तुमको सिलेबस रटा होना चाहिए। यहाँ सिलेबस रटा होने का मतलब सिलेबस रटा ही होना चाहिए, बीच में कोई इसमें संकोच नहीं है। 6 पेपर के किसी भी पॉइंट को सीक्वेंस रट लो, जैसे आपने वंडर ऑफ साइंस रटा होगा कक्षा 10 में। पहला तो ये काम करना है। दूसरा, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, उत्तर नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रटे होने चाहिए। तीसरा, जिस भी विषय के आप नोट्स बना रहे हो उसकी पहली प्राथमिकता, ये दोनों दिमाग में है, ठीक है, इसके लिए कोई एक किताब ले लो। सर उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण के तौर पर तुम भूगोल का अगर बना रहे हो तो मैं ये कहता हूं कि भूगोल के लिए चलो उदाहरण के तौर पर तुम ले लो दृष्टि की किताब। दृष्टि की एक क्विक रिवीजन बुक आती है, ले लिए किताब। दूसरा, जिस मास्टर से तुम भूगोल पढ़ रहे हो उसकी क्लास देख रहे होगे। तीसरा, वो मास्टर तुमको पीडीएफ भी देता है। कुछ मास्टर होते हैं कमीने जो पीडीएफ के लिए भड़क जाते हैं। मान लो कुछ अच्छे मास्टर पीडीएफ देते भी होंगे, है ना। तुम्हारा भविष्य खराब करने का सबसे अच्छा तरीका तुम युवाओं को गलत रास्ता दिखाने का सबसे आसान तरीका, रेडी टू फीड। हमारी कोचिंग में आओ, हम तुम्हें ये नोट्स देंगे। हमारी कोचिंग में आओ, तुम्हें प्रिंटेड नोट्स देंगे, सीक्वेंस में बढ़िया चीजें देंगे। सर मास्टर साहब क्लास में क्या पढ़ाओगे? वही पढ़ाएंगे जो नोट्स में लिखा है। मास्टर खड़ा हो गया, ये देखो लिखा है, हाँ सर लिखा है। अरे गधो, तो इसके लिए पैसा दे ही क्यों रहे हो? नोट्स लेके घर पे पढ़ो जाके ना। लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, जिस दिन जब बुढ़ापा आएगा, सफलता होगी, तब समझ आएगा कि नोट्स और पीडीएफ के चक्कर में फंसने से हमें क्या नुकसान हुआ। जिसने खुद के नोट्स नहीं बनाए वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप उस बुक को ले लो, एक ऑथेंटिक बुक जरूर होनी चाहिए तुम्हारे पास प्रत्येक विषय की। क्लास जिसकी भी कर रहे हो उसकी क्लास देखो ध्यान से, वो पीडीएफ देता है, इन तीनों को निकाल लो, फिर इससे खुद के नोट्स बनाओ। मान लो टॉपिक है चक्रवात, तो तुमको मालूम है ना सिलेबस में चक्रवात है, हाँ सिलेबस में मालूम है। फिर से देखो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिमाग में है ना, ये दो चीजें दिमाग में है। साथ ही साथ तुम पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर। मैं टेलीग्राम पे पर डे कुछ क्लिप डालता हूं अब, ये समझाने के लिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। जो बड़ा सा न्यूज़पेपर देखते हो, यहाँ फांसी लगा ली, इसने गोली मार दी, उस प्रेमिका ने भाग गई, ये हो गया वो हो गया, ये तुम्हारे कोई काम के नहीं है। तुम तो ये देखो कि तुम्हारे सिलेबस में कोई शब्द लिखा है, उससे मिलता जुलता अगर कुछ आ जाता है अखबार में, समझना काम का है। तो तुम्हारे सिलेबस में चक्रवात लिखा है और अखबार में आ गया कि फलानी जगह फलाना चक्रवात आया है, नोट्स में उठा के डाल दो, पर पढ़ते नहीं हो ना अखबार। और एक दिन पढ़ लोगे, अगले दिन भूल जाओगे। नियम नहीं है, रूटीन नहीं है। तो ये आंसर राइटिंग के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, अभी ये एक क्लास में सब पॉसिबल नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे क्या नोट्स बनाना है, क्या करना है। हमें 30 दिन तुम्हारे पास रहना है यही बताने के लिए। सुनीता जी, जो मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन मन से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलता मैं। मेरे द्वारा पढ़ाया गया और मेरे द्वारा बोला गया हर एक शब्द, अगर आप नोट्स बना रहे हो, आप यकीन मानो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। क्योंकि मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं जड़ पे जाके तोड़ूं, और मुझे पीडीएफ लगा के पढ़ाने में, इस कोर्स को खत्म करने में 90 दिन लगेंगे। मेरे पास पैसा बहुत आ जाएगा, मैं अगला फिर एक बैच लॉन्च कर सकता हूं। मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, बेचैनी रहती है मेरे अंदर अगर मैं कोई चीज को अधूरा छोड़ दूं तो।
नोट्स बनाइए। अभी इन प्रश्नों पे मत फंसो, अभी इन प्रश्नों पे मत फंसो। तुम तो बस मुझे इतना बताओ, क्या मैं इन 2 प्रश्नों के आपको जवाब दे पाया हूं? क्या लिखना है, कितना लिखना है? अगर हाँ तो बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? क्योंकि अब कल अगली क्लास में मिलूंगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लिखना है, यही बहुत जरूरी है। फिर इन पे आएंगे हम। इनके मेरे पास ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया है कि बाद में स्किप कर दूंगा, मेरे पास ऑथेंटिक इसके जवाब हैं। हाँ, अब हम अगले वीडियो में जब भी हमारी क्लास होगी हम इस पे मिलेंगे कैसे लिखना है।